हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं अगली क्लास के बारे में। क्लास जो संविधान का भाग एक, और भाग एक से हम स्टार्ट करते हैं। भाग एक, संविधान का भाग एक बोलता है संघ और उसका इसका क्षेत्र। जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक मौजूद है। तो हम बात करते हैं कि आखिरकार संघ और उसके क्षेत्र में क्या क्या दिया गया है। तो स्टार्टिंग से हम बात करते हैं भारत के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 के बारे में। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया यानी भारत राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा, यानी राज्यों के समूह के स्थान पर यह राज्यों का संघ होगा। इससे दो बातें स्पष्ट हैं। पहला तो यह है कि इससे देश का नाम हमें पता चलता है कि आखिरकार हमारे देश का नाम इंडिया, यानी कि जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय भारत के नाम को लेकर विवाद था कि क्या भारत का नाम भारत या इंडिया रखा जाएगा। तो कुछ लोगों का मानना था कि इसका नाम भारत होगा, जबकि दक्षिण भारत के लोगों का मानना था कि इसका नाम इंडिया होगा। इसलिए इसे दोनों नाम दिए जाते हैं, इंडिया यानी भारत, जो राज्यों का एक संघ होगा। दूसरी विशेषता हमें पता लगती है दूसरे राज्यों की पद्धति, यानी राज्यों की जो प्रकार होगा वो किस प्रकार के होंगे। यानी दूसरी जो विशेषता इस अनुच्छेद से हमें पता लगती है कि दूसरी राज्य पद्धति का प्रकार, कि राज्य की पद्धति का प्रकार क्या होगा। अंबेडकर के अनुसार राज्य का संघ को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण हैं। यानी भारत में जो राज्यों को संघीय रूप देने का जो कारण है, उसके दो कारण बताए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पहला, भीमराव अंबेडकर के अनुसार या भारतीय संविधान के अनुसार कहा गया है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं अमेरिका के संविधान में अमेरिका के जो राज्य हैं वह एक समझौते का परिणाम है। यानी कि अमेरिकी संविधान में ऐसी विशेषता है कि अमेरिका के केंद्र का संविधान अलग, जबकि राज्यों का संविधान अलग होता है और सभी राज्य केंद्र के अधीन जुड़े हुए हैं। परंतु वहाँ एक समझौता हुआ है जिसके तहत कोई भी राज्य संघ से कभी भी अलग हो सकता है। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सभी राज्य केंद्र के अधीन है और वह केंद्र से अलग नहीं हो सकते। यानी भारत में जो भी राज्य हैं वे केंद्र से अलग नहीं हो पाएंगे। दूसरी विशेषता यह है कि राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है। यानी भारत के अंदर किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, जबकि अमेरिका के राज्यों व केंद्र के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत कोई भी राज्य केंद्र से अलग हो सकता है। अगर हम बात करें तो भारत में सिस्टम है वह यूनियन है, जबकि अमेरिका में संघीय जो फेडरेशन सिस्टम है, वहाँ फेडरेशन सिस्टम और भारत में यूनियन सिस्टम को अपनाया गया है। अब बात करते हैं भारतीय क्षेत्र। तो भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं। पहली राज्य क्षेत्र, दूसरी संघ क्षेत्र, तीसरी ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। यानी ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारतीय सरकार कभी भी जीत सकती है और अपने देश में अंदर जोड़ सकती है। भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों को विशेष उपबंध दिए गए हैं। यानी भारत के जो आपने संविधान का आप भाग 21 पढ़ेंगे उसमें कुछ राज्यों को विशेष उपबंध दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र अनुच्छेद 371, नागालैंड 71A, असम 71B, मणिपुर 71C। इस प्रकार से इन्हें क्या किया गया में डिवाइड किया गया है और ये भाग 21 में आपको दिखाई देंगे। जब हम आगे विशेष राज्य के दर्जा की बात करेंगे भाग 21 के, तो इनके बारे में वहाँ पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह सदन विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों एवं शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकता है। यानी अगर संसद चाहे तो संसद विधि बनाकर नए राज्यों का गठन कर सकती है। अनुच्छेद 3 में संसद के पास यह शक्ति है कि वह राज्यों के सीमा में परिवर्तन या उनके नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। यानी अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अभी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर इशू जो संबंधित है वह अनुच्छेद 3 से है, ना कि अनुच्छेद 2 से। तो जम्मू कश्मीर का जो गठन अभी पुनर्गठन किया गया है वह अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है। आर्टिकल 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है, आप इन्हें ही ध्यान रखना। अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का जो उल्लेख किया गया है, राज्यों के गठन संबंधी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब
किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन या नए राज्यों का निर्माण किया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाता है, यानी राष्ट्रपति की मंजूरी पहले ले ली जाती है इस मुद्दे पर। संतुष्टि से पूर्व यानी अपनी संतुष्टि से पूर्व राष्ट्रपति इस अध्यादेश को राज्य की विधानसभा के पास भेजता है, और जो राज्य की विधानसभा के पास भेजने के बाद अगर एक निश्चित समय के भीतर जो विधानमंडल इस प्रस्ताव को पेश कर देती है, या तो वह इसके पक्ष में या पक्ष में नहीं भी हो, फिर भी राष्ट्रपति विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आपको इन्हीं टर्मिनोलॉजी पर ध्यान देना है कि क्या राष्ट्रपति विधानमंडल द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य है या नहीं, तो वह बाध्य नहीं है। जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आप सभी को पता होगा, जब धारा 370 को हटाया गया तो उस समय वहाँ राष्ट्रपति शासन था, और राज्यपाल ने सिफारिश की थी भारत के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर, मैंने बताया कि आर्टिकल 3 में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पहले ही ले ली जाती है, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद इस बिल को संसद में लाया गया और आखिरकार 5 अगस्त को यह संसद द्वारा पारित कर दिया गया। आगे हम बात करते हैं, संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, परंतु राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर संघ चाहे तो राज्य को समाप्त कर सकती है, परंतु राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। जैसे भी भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, यानी संघ को यह अधिकार है कि वह राज्यों का गठन कर सकती है और राज्यों को समाप्त कर सकती है। यानी भारतीय संविधान में यह शक्ति संसद को दी गई है कि वह राज्यों को समाप्त भी कर सकती है। इसी कारण भारतीय संविधान को विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। इस मतलब को आप समझे कि भारतीय संविधान को विभाज्य का मतलब यह है कि भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य को विभाजन किया सकता है, तोड़ा जा सकता है, छोटा किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। राज्यों का तो विभाजन किया जा सकता है, पर अविभाज्य संघ यानी कि संघ का अविभाजन नहीं किया जा सकता, संघ का कोई विभाजन नहीं किया जा सकता। जबकि अमेरिका में अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी कि वहाँ अविभाज्य राज्य हैं, वहाँ राज्यों का विभाजन नहीं होता, राज्य संघ के साथ एक समझौता रखते हैं और वह संघ को कभी भी छोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 में। इसमें नए राज्यों का प्रवेश, गठन व नए राज्यों के निर्माण, सीमा, क्षेत्र, नाम में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में जो भी विशेषता हमने पढ़ी है, जैसे राज्यों का गठन हो, राज्यों का नाम हो, राज्यों की सीमा में परिवर्तन हो, राज्यों के क्षेत्र को कम करना हो, प्रवेश करना हो, तो इन सब के लिए आर्टिकल 368 यानी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। यह साधारण मेजोरिटी वाले बिल ही होते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर हम बात करते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर सकती है, भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकती है? तो यह प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने तब आया जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए इस बारे में पूछा गया। यानी कि 1960 में बेरुवाड़ी मामला जो पश्चिम बंगाल में था, बेरुवाड़ी मामले के नेतृत्व में पाकिस्तान में राजनीतिक विरोध, बेरुवाड़ी मामला पश्चिम बंगाल का ये मामला था और इस मामले को लेकर पाकिस्तान का नेतृत्व हो बेरुवाड़ी स्थान पर या भारत का हो, इस मुद्दे के लिए राष्ट्रपति से पूछा गया और राष्ट्रपति ने यह जवाब न्यायालय से पूछा और न्यायालय से पूछा कि क्या संसद को यह अधिकार है कि संसद भारत के किसी भी क्षेत्र को समाप्त कर सकता है, यानी संविधान किसी भी क्षेत्र को समाप्त कर सकता है और भारत के किसी क्षेत्र को किसी देश को दे सकता है। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो न्यायालय ने कहा कि संसद को शक्ति राज्य की सीमा समाप्त करने की अनुच्छेद 3 के तहत है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद की शक्ति है कि वह राज्य की सीमा को समाप्त कर सकती है आर्टिकल 3 के तहत, भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं। यानी ये लाइन पूरी स्टेटमेंट जो लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय की शक्ति यह तो है कि वह राज्यों की सीमा समाप्त कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत, परंतु उसे यह अधिकार नहीं है कि वह भारत के किसी क्षेत्र को अन्य देश को दे दे। यदि यह कार्य होता है तो यह कार्य अनुच्छेद 368 में संशोधन करके किया जाएगा। यानी अगर ऐसा होता है तो इसके लिए आर्टिकल
368 संविधान संशोधन के द्वारा ही यह व्यवस्था की जाएगी। इस तरह 90वें संविधान संशोधन द्वारा 1960 के प्रभाव होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी कि आपने देखा होगा कि 90वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 1960 में कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को स्थानांतरित किया गया था। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि संसद को यह तो शक्ति है कि वह राज्य की सीमा समाप्त कर सकती है, परंतु यह अधिकार नहीं है कि वह अपने किसी क्षेत्र को दूसरे देश को दे दे। लेकिन अगर वह ऐसा करती है तो उसे इसे करने के लिए अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद संविधान संशोधन 100। तो संविधान संशोधन 100 2015 के अनुसार भारत व पाकिस्तान को 111 विदेशी अंतर क्षेत्र दिए और बांग्लादेश ने भारत को 51 अंतर क्षेत्र को दे दिया गया। यानी कि हमने देखा कि 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच 111 विदेशी क्षेत्र बांग्लादेश को दिए गए तथा बांग्लादेश से 51 क्षेत्र भारत के अंदर लिए गए थे। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों व राज्यों का उद्भव भारत में किस प्रकार हुआ और देशी रियासतों का एकीकरण। आप सभी जानते होंगे कि 1947 में आज़ादी के बाद भारत में एक समस्या थी कि 1947 के अधिनियम में कहा गया था कि जो रियासतें भारत में शामिल होना चाहती हैं भारत में शामिल हो सकती हैं और जो रियासतें भारत से स्वतंत्र रहना चाहती हैं स्वतंत्र रह सकती हैं तथा जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती हैं पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। उनके पास 3 विकल्प थे, या तो वे भारत में शामिल हो जाएं, या वे पाकिस्तान में हो जाएं, या वे स्वतंत्र रहें। तो हम देखते हैं कि 549 रियासतें भारत में शामिल हो गई थी, परंतु 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। तो अब हम बात करते हैं इन्हीं 3 रियासतों के बारे में। तो पहली बात करते हैं हैदराबाद रियासतें अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी। हैदराबाद की निज़ाम जिसलिए सरदार पटेल द्वारा वहाँ सैन्य, भारत के बिस्मार्क कहे जाने वाले सरदार पटेल ने वहाँ सैन्य कार्रवाई करके यानी पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद को भारत में मिला लिया। अब बात करते हैं जूनागढ़ जो पश्चिमी पाकिस्तान में मिलना चाहता था, यह भी जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिला लिया गया। अब बात करते हैं कश्मीर, जो अब तक भी मुद्दा बना रहा था। तो कश्मीर की मैक्सिमम जनसंख्या मुस्लिम, जबकि वहाँ के राजा हरि सिंह एक हिंदू थे और ये अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। ना ही ये भारत में ना ही ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। परंतु 1947 में आज़ादी के समय ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जो दिल्ली आकर जवाहरलाल नेहरू के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लेते हैं और इसी विलय पत्र के हस्ताक्षर के बाद जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान आर्टिकल 370 दिया गया था। आगे हम बात करते हैं 1950 में भारतीय संघ के राज्य के प्रकार। इस समय भारतीय राज्य संघ के प्रकार कितने थे? तो हम जो 1950 में हम देखते हैं तो 4 प्रकार के भारतीय संघ थे। भाग 1 जो गवर्नर का शासन होता था, भाग ख जिस पर शाही शासन होता था, भाग ग जो मुख्य आयुक्त एवं कुछ में शाही होते थे और भाग घ में केवल अंडमान निकोबार को शामिल किया गया था। जैसे ही आज़ादी मिली, आज़ादी के कुछ दिनों बाद ही भाषाई आधार पर राज्यों की गठन की मांग प्रारंभ हो गई कि आखिरकार भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। तो इसके लिए कई समिति बनी। अब उनके बारे में बात करते हैं कि आखिरकार राज्यों का निर्माण किस प्रकार हुआ और नए नए राज्य किस प्रकार बने। तो हम बात करते हैं धर आयोग। प्रारंभ में जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत की नियुक्ति की गई। यानी कि 1948 में भारत सरकार द्वारा एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई और उनसे पूछा गया कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना सही है। तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1948 में पेश की। इसके अनुसार राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। यानी इनका मानना था कि नए राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं, राज्यों प्रशासन के आधार पर किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरी समिति। तो इसके बाद एक समिति 1948 में JBP समिति बनी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टवी सीतारामैया शामिल थे। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट 1948 में पेश की। इस बात को औचित्य रूप से स्वीकार नहीं किया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। यानी इस आयोग ने भी भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इससे हमें एक बात तो साफ दिखाई देती है कि भाषा का कॉन्सेप्ट ऐसा है, अगर भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा तो लगभग 22 तो संवैधानिक भाषा हो गई और सबकी अपनी अपनी प्रॉपर एक भाषा होती है। कोई किसी लैंग्वेज में बात करता है, तो भाषा के आधार पर अगर राज्यों का गठन होगा तो इस भारत में
इस भारत में कई राज्यों का निर्माण हो जाएगा, इसलिए भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। जैसे जैसे यह बात बढ़ती रही, इस समय आंध्र प्रदेश के गांधी कहे जाने वाले पोटिश्री रामल्लू ने 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनका निधन हो गया। इसके बाद जैसे ही आंध्र प्रदेश में आंदोलन हिंसक हुआ उनकी मृत्यु के बाद, इसके बाद 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष फजल अली व के.एम. पन्नीकर व हरदेनाथ कुजरू, एच.एन. कुजरू थे। ये व्यक्तियों के नाम आपको इम्पोर्टेंट याद रखने। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। यानी फजल अली आयोग ने भाषा को मुख्य आधार बनाया और कहा कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्य गठन किया जाएगा। लेकिन अंडरलाइन जो लाइन है ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है, लेकिन इसमें एक राज्य और एक भाषा को अस्वीकार कर दिया है। यानी कि राज्यों का गठन का आधार भाषा ही होगा, परंतु एक राज्य के लिए एक भाषा को अस्वीकार कर दिया गया। यानी अब आगे हम बात करते हैं। समिति ने किसी राज्य की पुनर्गठन के लिए 4 बड़े कारणों की पहचान की। पहली, देश की एकता, सुरक्षा और संरक्षण। भाषाई संस्कृति एकरूपता, वित्तीय, आर्थिक, प्रशासनिक तर्क। व चौथा, प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश के लोगों के कल्याण योजना व उनका संवर्धन। ये चार बड़े कारक थे जिसके आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया और इसी समय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। भाषा के आधार पर उस समय 14 राज्य और भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। इसके बाद असम, मुंबई, बिहार, जम्मू कश्मीर, इस समय ये 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना भी अलग हो गया। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश अलग होने वाला पहला राज्य है। भाषा, तेलुगु, राजधानी, ये सब आपको फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और अभी हम बात करेंगे कल जम्मू कश्मीर इशू के बारे में और बात करते हैं कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादरा नगर हवेली और दमनदीप को एक कर दिया गया है। तो अब 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। तो एक बार आप इनके बारे में बेसिक से जानकारी ले लें। तो आज आपको चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और अपनी जो भी डाउट हो प्लीज़ एक बार ज़रूर पूछे करें। थैंक यू।